जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार करियर लैडर एकेडमी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग करेंगे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, है ना। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किससे होता है ना। किससे होता है ये पूछा गया है। कहता है पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा। अगर जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो किसके द्वारा होता है, तो कहिएगा फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा होगा। बी उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो बात किया जाए पुष्प में, है ना, पुष्प में अगर जो बात किया जाए तो मादा, है ना, मादा भाग क्या कहलाते हैं, है ना। मादा भाग की बात करें तो क्या कहलाते हैं, तो इसे कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर जो वहीं पे बात कर लिया जाए आपसे कि नर भाग क्या कहलाता है ना, नर भाग क्या कहलाता है, तो नर भाग को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है ये पूछा गया है आपसे। चलिएगा उत्तर फटाफट से लगा दीजिएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। कहता है अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, या फिर डिंबवाहिनी नहीं है। क्या नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर जो अंडाशय की बात करें, है ना, तो अंडाशय क्या है, अंडाशय है, क्योंकि इसी से अंड का निर्माण होता है ना। अगर बात किया जाए गर्भाशय में, तो गर्भाशय में ही भ्रूण का अंतःस्थापन होता है, जहाँ पे भ्रूण विकास करके बच्चा बनता है ना। चलिए शुक्रवाहिका की बात करें तो ये शुक्रवाहिका नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये किसका भाग है, तो कहिएगा नर जनन तंत्र का भाग है। किसका है, नर जनन अंग का भाग है, यानी जनन तंत्र का भाग है कह सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे अगर जो देखें तो यहाँ पे एक शब्द है डिंबवाहिनी। डिंबवाहिनी का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा इसी को किस नाम से जानते हैं, तो फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के नाम से जानते हैं, है ना। फैलोपियन नलिका कह दीजिए या फिर फैलोपियन ट्यूब कह दीजिए। निषेचन की क्रिया पूछता है कि निषेचन की क्रिया जो है कहाँ पे होती है, तो निषेचन की क्रिया यहीं पे होती है ना। निषेचन की क्रिया जो है यहीं पे होती है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है ना। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है ये पूछा गया है आपसे। तो अगर जो मुकुलन की बात करें तो अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है, या फिर पैरामीशियम या ईस्ट में होता है, किस में होता है ना। तो अगर जो यहाँ पे देखिए मुकुलन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा पहले, अगर जो हम देखें पहले ऑप्शन को, तो क्या कहता है, अमीबा है ना। तो अमीबा में कैसा जनन होता है, तो कहिएगा इसमें तो बाइनरी फ्यूजन होता है। कैसा होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है ना। बाइनरी फ्यूजन होता है, ध्यान में रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं, है ना। द्विखंडन द्वारा जनन होता है किसमें, तो अमीबा में। वहीं पे अगर जो बात करें आप ईस्ट की, तो ईस्ट में कैसा जनन होता है, तो कहिएगा मुकुलन होता है सर। क्या होता है, मुकुलन होता है। वहीं पे अगर जो देखिए आप किसकी बात करें, हाइड्रा की बात करें, है ना, तो हाइड्रा में 2 प्रकार के जनन होते हैं आपके। एक तो आपका क्या होता है, मुकुलन होता है ना, मुकुलन होता है, और दूसरा क्या होता है, तो पुनर्जनन होता है ना। पुनर्जनन होता है, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों क्रियाएं होती है इसमें, और ये एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ध्यान में रखिएगा। तो पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में भी कैसा जनन होता है, तो पैरामीशियम में भी बाइनरी फ्यूजन होता है ना। और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, मुकुलन होता है। तो सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट और हाइड्रा, है ना। हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है, तो सी उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कहता है 1 HP बराबर, है ना, 1 HP बराबर
1 HP बराबर जो है किसके बराबर होता है, 1 HP बराबर कितना वाट होता है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। तो कितना होता है ये पूछा गया है। चलिएगा करिएगा इसका उत्तर। कहता है 746 वाट होता है, 736 वाट होता है, 767 वाट होता है या फिर 756 वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर बोलते हैं, है ना। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 746, है ना। 746 हो जाएगा, उत्तर लगा लीजिएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ना, कह रहा है कि धारा में कौन सा आवेश होता है ना। धारा में पूछा है आपसे कौन सा आवेश होता है, इसके बारे में पूछा है। तो अगर जो विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है। तो कहिएगा विद्युत धारा का परिभाषा ही होता है आपका विद्युत तार द्वारा, है ना, तारों द्वारा कह सकते हैं यहाँ पे, तारों द्वारा आवेशों का प्रवाह, है ना। क्या कहलाएगा, आवेशों का प्रवाह ही क्या कहलाता है। तो कहिएगा आवेशों का प्रवाह ही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा कहलाता है ना। क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, परिभाषा में ही बोला है कि आवेश कैसा है। तो आवेश यहाँ पे गतिमान है ना। क्या है, आवेश जो है गतिमान है। तो आपसे पूछा क्या है, कैसी है, तो गति अवस्था में है। क्या हो जाएगा, गति की अवस्था में आपका आवेश। डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ना। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये पूछा गया है। कहता है कैलोरी होता है, जूल होता है, ताप होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होगा इस उत्तर। तो अगर जो देखें आप ऊर्जा का एसआई मात्रक तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा, है ना, जूल हो जाएगा। डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगर जो यहाँ पे कैलोरी की बात करें तो ये भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों, है ना, ऊर्जा की इकाई है ये भी। अगर जो ताप की बात करें तो इसकी इकाई क्या है, तो केल्विन है ना। क्या है, एसआई इकाई क्या है इसकी, तो कहिएगा केल्विन है, स्मॉल के से इसे सूचित किया जाता है। आइएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए पहले खुद से क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा और फिर जो है आंसर को देखिएगा, है ना। चलिए कहता मानव नेत्र में उपस्थित कौन सा लेंस होता है ना। मानव नेत्र की बात किया है, कौन सा लेंस उपस्थित रहता है, ये पूछा गया है आपसे। अगर जो यहाँ पे मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र की संरचना कुछ इस प्रकार होती है ना, कुछ इस प्रकार होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर जो बात करें मानव नेत्र की संरचना तो कुछ इस प्रकार की होती है, और इसमें जो है यहाँ पे, है ना, सिलियरी मांसपेशी द्वारा एक लेंस लगा होता है, और ये ही लेंस जो है कौन सा लेंस होता है, ये आपसे पूछा गया है। चलिएगा उत्तर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, है ना। अगर जो बात करें और यहाँ पीछे देखिएगा तो एक पट्टी लगी रहती है, इस पट्टी को क्या कहते हैं, इस पट्टी को क्या कहते हैं, तो इस पट्टी को रेटिना कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसी पे जो है प्रतिबिंब बनता है। अगर जो इस लेंस की बात करें तो लेंस कौन सा होता है, तो लेंस की बात करें तो ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है ना। तो ध्यान में रखिएगा उत्तल लेंस होता है। और यहाँ से जो प्रकाश आती है ना, ये जो प्रकाश आती है, ये प्रकाश जो है अपवर्तन के बाद जो है कहाँ पे मिलती है, तो ये रेटिना पे मिलती है और वहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है ना। चलिएगा तो आपसे उत्तर पूछा था क्या कि कौन सा लेंस होता है ना, कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। इसमें पूछ देता है आपका प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना, प्रकृति पूछ लेता है किसका, प्रतिबिंब की। तो कैसी होती है प्रतिबिंब, तो कहिएगा वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है, और कैसा होता है, उल्टा होता है, और छोटा होता है ना, छोटा होता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है ना। अर्धचालक की बात किया है,
किसकी बात की है? तो अर्धचालक। तो अर्धचालक की अगर जो बात करें तो अर्धचालक मूल रूप से कितने होते हैं, है ना? मूल रूप से अगर जो देखें आवर्त सारणी में तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से? तो इसे देखिएगा क्या क्या होते हैं। अगर जो पहला की बात करें तो क्या होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। दूसरा क्या होता है? तो जर्मेनियम होता है ना? जर्मेनियम होता है। तीसरा क्या होता है? बोरोन होता है। चौथा क्या होता है आपका? चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा आपका हो जाएगा सेलेनियम हो जाएगा, है ना? सेलेनियम हो जाएगा। और पांचवे की बात करें तो क्या हो जाएगा? टेल्यूरियम हो जाएगा, है ना? टेल्यूरियम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अगर जो छठे की बात करें तो छठा क्या हो जाएगा आपका? तो एंटीमनी, है ना? एंटीमनी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? जिसे एसबी से सूचित करते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए। एक सातवां की अगर जो बात करें तो सातवां क्या हो जाएगा, है ना? सातवां नंबर क्या हो जाएगा? तो सातवें की बात करें तो आपका ये हो जाता है पोलोनियम। हमने लिखा क्या? चलिए, बहुत शानदार। तो इतना से ही क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? इतना से ही क्वेश्चन बन जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा क्या था, है ना? क्वेश्चन पूछा क्या था? तो सिलिकॉन है ना? जर्मेनियम है, लेकिन पारा है क्या? पारा नहीं है दोस्तों। क्या है? पारा नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना? तो सी लगा लीजिएगा उत्तर। सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है ना? क्या प्रदर्शित करता है? अगर जो आपने ओम का नियम पढ़ा है तो ओम का नियम क्या कहता है ना? ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम क्या सभी को याद है? अगर जो याद है तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो V बराबर क्या होता है? तो IR होता है। इसे ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो अगर जो I को इधर V की ओर लाएं तो VY क्या हो जाएगा? I हो जाएगा किसके? R के बराबर, है ना? अगर जो यहाँ पे आप देखें V क्या है तो V यहाँ पे विभवांतर है। अब विभवांतर कैसा है? मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर जो यहीं पे I की बात करें तो I क्या है? धारा है। और धारा का आपका एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहिएगा एम्पियर होता है। सर क्या होता है? एम्पियर होता है। और एम्पियर की बात करें तो एम्पियर हो जाएगा, है ना? एम्पियर हो जाएगा। और वहीं पे अगर जो आर की बात करें तो आर क्या है? प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है ना? क्या होता है? ओम होता है। तो आपसे यही तो पूछा था, वोल्ट प्रति एम्पियर किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर हो जाएगा? ओम के बराबर हो जाएगा, है ना? ओम के बराबर हो जाएगा। तो सी उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वाट किसका एसआई मात्रक है? तो शक्ति का। किसका? शक्ति का। वहीं पे एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का है। वोल्ट किसका है? तो अभी हमने आपको बताया विभवांतर का है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, है ना, किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य क्या प्रतिरोध होगा, है ना? समतुल्य प्रतिरोध की बात किया है, तो आपको बताना है समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपका श्रेणी क्रम में पूछता है ना? श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम संयोजन पूछता है ना? संयोजन। तो क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए सभी प्रतिरोध को क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना? डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। डायरेक्ट क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। जितने भी प्रतिरोध रहे, है ना, जितने भी प्रतिरोध रहे उसको जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर जो आपसे पूछा जाए समानांतर क्रम, है ना, समानांतर क्रम संयोजन पूछा जाए तो क्या कहिएगा, है ना? क्या कहिएगा? तो अगर जो समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/R
आरपी जो होता है पैरेलल समतुल्य जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि व्युत्क्रम करके जोड़ा जाता है ना, जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उसको व्युत्क्रम करके जोड़ा जाता है और फिर उसे क्या कर लिया जाता है, सीधा करके का आंसर आ जाता है ना। चलिएगा, तो आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, कहता हम सब तो पूछा था श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका जुट जाएगा है ना, डायरेक्ट जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा है ना, 6 ओम आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो डी उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा है ना। चलिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो डालते रहें, और अपना सुझाव जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसे वीडियो चाहिए है ना। चलिएगा, अतः हार्मोन किसमें स्रावित होता है, ये पूछा गया है आपसे, हार्मोन किसमें स्रावित होता है, ऐसा पूछा गया है आपसे। चलिएगा, अगर जो बात करें हार्मोन की है ना, तो ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, पहला तो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। और अगर जो बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है, तो कहिएगा नलिका विहीन ग्रंथि है ना, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है, नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी कि इसमें ट्यूब द्वारा जो है हर जो भी निकलते हैं अगर जो एंजाइम वगैरह, तो ट्यूब द्वारा नहीं जाते हैं ना। अगर जो यहीं पे बात करें आप किसकी, बाह्य स्रावी ग्रंथि की, तो ये नलिका होते हैं इसमें है ना, नलिका होती है इसमें। लेकिन हमसे पूछा क्या था है ना, पूछा था कि किससे हार्मोन का स्राव होता है, तो हार्मोन स्राव होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। और ये जो हार्मोन स्रावित होता है वो डायरेक्ट ब्लड में घुल करके कहाँ चल जाता है, पूरे शरीर में, जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहां पे क्या कर लिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है ना। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्वाइटर अथवा घेघा रोग किस में पनपता है ना, ये पूछा गया है आपसे। कहता है, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि घेघा रोग जो है किसकी कमी से हो जाती है, किसकी कमी से हो जाती है। कहता है चीनी की कमी से हो जाती है, आयोडीन की कमी से हो जाती है, रक्त की कमी से हो जाती है, या फिर मोटापा से हो जाता है, किसके वजह से हो जाता है। अगर जो बात करें आप किसकी, घेघा रोग की, तो घेघा रोग कहाँ पे होता है ना, कहाँ हो जाता है, तो कहिएगा गला में हो जाता है सर, कहाँ हो जाएगा, गला में हो जाता है ना, गला में। अगर जो गला में बात करें तो क्या एक ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी, थायराइड ग्रंथि, कौन सी, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जिससे एक हार्मोन का स्राव होता है, कौन सा हार्मोन है ना, कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, तो कहिएगा थायरॉक्सिन, कौन सा, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, जो आपके जिसका अगर जो आप ये जो है मेटाबॉलिज्म को मेनली रूप से क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। अगर जो ये वाला हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो आपका जो है ये थायराइड ग्रंथि फूल जाती है ना, और घेघा रोग हो जाता है। तो इसके थायरॉक्सिन के स्राव के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कहिएगा आयोडीन की आवश्यकता होती है, किसकी, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की कमी के होने के कारण जो है आपको घेघा रोग हो जाता है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है थायरॉक्सिन का श्रवण जो है कहाँ से होता है ना। तो अभी हमने डिस्कशन क्लास में पढ़ा है ना, किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, थायराइड के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, या फिर बेसन के द्वारा, किसमें से होता है ना, किससे होता है ये पूछा गया है आपसे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर आपका, थायराइड है ना, थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, तो ये उत्तर लगा लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
तो देखिए दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है ना, फोकसांतर क्या होता है यानी कि फोकस क्या होगा ये पूछा गया है। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, चलिएगा बताइएगा। तो अगर जो लेंस में क्षमता की बात करें है ना, लेंस में क्षमता की बात करें, क्षमता यानी कि P बराबर क्या होता है, तो 1/f होता है ना, 1/f होता है। अगर जो सेंटीमीटर में रहे आपका है ना फोकस सेंटीमीटर में है तो क्या होता है 100/f होता है ना, 100/f होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें तो देखिए आंसर सभी की सभी किसमें है, तो सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर वाला ही फॉर्मूला लेंगे। तो 100/f हो जाएगा। f का मान कितना है पता नहीं है, f का मान ही पता लगाना है। पावर कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है। अगर जो यहाँ पे काटपीट मचाइएगा तो कितना होगा, 2 से कटेगा 50 बार में 100 है ना, और f बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उत्तर लगा दीजिएगा क्या होगा, तो डी उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है किसी उत्तल लेंस, क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, है ना। वही क्वेश्चन पूछा है लेकिन अलग तरीके से पूछ लिया है ना, अलग तरीके से थोड़ा सा पूछ लिया। तो इसमें भी पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि क्षमता वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षमता क्या कहता है, P बराबर तो 1/f कहता है या फिर 100/f कहता है ना। क्योंकि देखिए अगर एक में लगाइएगा तो ये क्या किस में है, तो मीटर में है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर। इसी को ऐसे आप चेंज करके लिखते हैं तब लिखते हैं ना। तो 100 क्या हो जाएगा, तो f हो जाएगा। और P बराबर हमें निकालना है, और क्या फोकस दिया हुआ है ना, फोकस दिया हुआ है तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और काट पीट करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो कहिएगा 2 हो जाएगा, 2 डायोप्टर है ना। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है सर, यहाँ तो प्लस में भी है 2 और माइनस में भी है 2, तो हम उत्तर क्या लगाएं। तो देखिए उत्तर लगाना है, देखिए सब कंफ्यूजन दूर होगा, बस आपको वीडियो में बने रहना है। देखिएगा यहाँ पे अगर जो बात करें हम उत्तल लेंस की, किसकी, उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस अगर जो देखें आप इस तरह की होती है ना, इस तरह की होती है। और यहाँ पे अगर जो देखिए एक किरण आती है जो लेंस से जो है अपवर्तित होकर इस तरह से मुड़ जाती है ना, और ये जहाँ पे जो है मुड़ती है वहीं पे इसका क्या होता है, फोकस होता है। और फोकस इस लेंस का किधर है, दायां साइड है ना, दायां साइड है। और दायां साइड फोकस होता है तो क्या होता है, प्लस में होता है ना, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार। अगर जो इसी तरह से अगर जो आप देखेंगे किसमें, अवतल लेंस में है ना, अवतल लेंस में देखेंगे तो क्या होगा, तो अवतल लेंस की अगर जो बात करें तो यहाँ पर जो कोई किरण आती है ना, तो ये जो है बाहर की ओर इस तरह से चली जाती है। और ये जो है कहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है, तो पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। और यहाँ से जहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है वहीं पे इसका क्या होता है, फोकस होता है। और इसमें देखिएगा फोकस तो किधर साइड है, तो कहिएगा बायां साइड है सर, किसमें किधर साइड है, तो कहिएगा बायां साइड है। और बायां साइड है तो बायां साइड जब भी रहता है फोकस तो क्या रहता है, निगेटिव में रहता है ना। तो हमसे पूछा क्या था, उत्तल लेंस के बारे में। और उत्तल लेंस का फोकस कैसा, फोकस जैसा होगा वैसा ही क्षमता होगा। तो फोकस क्या है, धनात्मक है, तो आपका क्षमता भी धनात्मक हो जाएगा। तो 2 डायोप्टर प्लस में होगा आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा कहता अवतल लेंस की क्षमता है ना, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है ये पूछा गया है आपसे। तो अभी हमने पढ़ा है ना, अभी हमने पढ़ा क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है जब प्रकाश की किरण कांच से प्रवेश करती है तो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है, ये पूछा गया है ना। अगर जो हम इस लाइन को एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें 2 माध्यमों को अलग करती है ना। अगर जो इधर मान लें हम हवा और इधर मान लें कांच, क्या मान लें, इधर कांच मान लें,
तो अगर जो यहाँ पे देखिएगा तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। और वहीं ऊपर देखिए आप, तो इसमें कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। तो ये कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और ये कैसा हो गया, सघन माध्यम। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है प्रकाश की किरण, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, अभिलंब से दूर जाती है, नहीं, अभिलंब के निकट आ जाती है। तो जी हाँ, बी उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियरिटी है ना। चलिए, कहता है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उन नेत्र में क्या हो जाता है ना। चलिएगा, इसे एक ट्रिक से याद रखिएगा, है ना। आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसे याद रखिएगा, आपको सारा का सारा चीज याद रहेगा। देखिएगा, देखिए जब भी पूछे ना कि कौन सा दोष हुआ है ना, तो जो दिखेगा, है ना, जो दिखेगा आंखों को, उस व्यक्ति को वही सा दोष होगा उसको। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कहता है नेत्र दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है ना। किस वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो कहिएगा दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी कि निकट की वस्तु को देख रहा होगा, है ना, निकट की वस्तु को दिख रहा होगा, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऐसा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। बी उत्तर लगा दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कौन सा आकाश कैसा प्रतीत होता है, ये पूछा गया है आपसे, है ना। कहता है चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको आकाश जो है कैसा दिखता है, ये मेन रूप से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अगर जो बात करें आकाश में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कैसा मतलब आकाश दिखता है, तो काला दिखता है। कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, ध्यान में रखिएगा। कैसा दिखेगा, तो काला दिख जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा आपका। ऐसा क्यों होता है, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण, है ना, वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है ना, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, नहीं होता है, जिसके कारण आकाश काला दिखता है। तो ध्यान में रखिएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना अगर जो देखें, है ना, तो किस घटना पर आधारित है, तो इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष जो है ये तीनों घटनाएं, इससे प्रकाश अगर जो देखें आप, इंद्रधनुष का बनना जो है ये इंद्रधनुष जो बनता है तो ये तीनों घटनाएं होती है ना, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो इसका कहने का अर्थ है कौन सा जो है कारक, जो मतलब जो घटना है मूल रूप से होती है ना। तो अगर जो बात करें तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्णों का जो है रंगों का कई रंगों में जो है विभक्त होना ही इसका मुख्य कारण है। तो उत्तर लगाइएगा सी उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द्विखंडन किसमें होता है ना। द्विखंडन की क्रिया जो है किसमें होती है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, या इनमें से। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना, सुधार लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा अमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और लिस्मेनियम में भी होता है, यानी कि द्विखंडन की क्रिया तीनों में होता है ना। तो डी में लगा लीजिएगा इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी कर दीजिए ऑप्शन को, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 26, 14, 23 या फिर 28, कितने जोड़े पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। करिएगा इसका उत्तर। तो अगर जो उत्तर की बात करें तो तय जोड़ा होता है ना। अगर जो मादा में देखें, है ना, मादा में देखें और नर में देखें, तो मादा में क्या होता है 22,
क्या होता है 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर जो यहाँ पे आप देखें तो ये जो है 22 जो है ये क्या है, एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं आप, आलिंग गुणसूत्र कहते हैं, आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर जो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है 27वां जोड़ा जो है ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग है, ऐसे क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, या फिर इसी को क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र कहते हैं ना। चलिए, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो 23 हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए 23 नंबर, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी, जिन शब्द की प्रस्तावना वाटसन ने दी थी, वेल्डेन ने दी थी, मेंडल ने दी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, उत्तर हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं किए थे, है ना। अगर जो बात की करें कौन किए थे, तो विलियम जोहानसन, है ना, कौन किए थे, विलियम जोहानसन किए थे, है ना, जोहानसन ने किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं, है ना, मानव हृदय में जो है कितने वेश्म होते हैं ये बोला गया है, यानी कि चेंबर की बात किया तो चेंबर कितने होते हैं, तो कहिएगा आप, क्या कहिएगा, 4 होते हैं, है ना, 4 होते हैं, सी उत्तर हो जाएगा। 2 अलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, 2 निलय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है ना, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है ये पूछा गया है आपसे, करिएगा इसका उत्तर। अगर जो दही के जमने में बोला जाए तो ये अपघटन होता है, प्रकाश का संश्लेषण होता है, या फिर किण्वन होता है, या फिर उत्सर्जन होता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा सी, किण्वन होता है ना, दही के जमने में की प्रक्रिया में जो है किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, ध्यान में रखिएगा आप। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में कौन सी डायलिसिस थैली है ना, डायलिसिस थैली कौन सी है ये पूछा गया है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर जो मानव डायलिसिस थैली की बात करें तो कौन है, नेफ्रॉन है ना, इसे ही किडनी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस, या फिर ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेफ्रॉन को क्या कहा, नेफ्रॉन क्या है, तो आपका तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और सबसे लंबी कोशिका भी इसी की होती है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, कहता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो अभी हमने डिस्कशन क्वेश्चन में किया है ना, देखिए हम 40 क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, 40 क्वेश्चन करते करते हम जो है 100 क्या कह रहे हैं 80 से 90 क्वेश्चन कर जाएंगे, मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, तो कहिएगा विद्युत धारा का मात्रक पूछा है ना, विद्युत धारा का तो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत शक्ति बोलता तो वाट हो जाता, वाट किसका है, तो कहिएगा शक्ति का है सर, किसका है, शक्ति का एसआई मात्रक। वोल्ट किसका है, विभवांतर का। ओम किसका है, तो प्रतिरोध का, किसका, प्रतिरोध का है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिएगा उत्तर लगा दीजिएगा क्या कहता है। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है ना, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अभी हमने जाना कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है ना, वोल्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर, है ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना जूल के बराबर होता है ये पूछा गया है बेसिकली आपसे। तो अगर जो 1 जूल बराबर बोले तो कितने, सॉरी 1
1 किलोवाट घंटा बराबर बोले तो कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुने 10 कितना होता है? 6 जूल के बराबर होता है। और ये जो है बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा आप। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, देखिएगा, कहता है डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है ना? डायनेमो का जो है सिद्धांत जो है किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है, प्रेरित विद्युत धारा पे है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपका उत्तर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करिएगा। कहता है डायनेमो से किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त होती है ना? डायनेमो जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो करिएगा, क्या होगा इसका उत्तर? देखिएगा, डायनेमो की बात करें तो डायनेमो देखिए अभी जो है 2 प्रकार के आ गए हैं। एक तो एसी डायनेमो होता है, एक क्या होता है आपका डीसी डायनेमो होता है। एसी डायनेमो की बात करें तो कौन सा ये धारा देता है? तो प्रत्यावर्ती धारा देता है। और वहीं पे आप डीसी की बात करें तो डीसी क्या देता है? तो दिष्ट धारा देता है ना? क्या देता है? दिष्ट धारा देता है। क्या देता है? दिष्ट धारा देता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट देता है। तो देखिए दोनों तरह के आपके डायनेमो होते हैं, तो दोनों धाराएं इससे प्राप्त किया जा सकता है। माफ कीजिएगा। चलिए, तो सी उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, यानी कि कैसा होता है, ये पूछा गया है। तो देखिएगा, अगर जो काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो कैसा होता है? तो ये हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। और क्या होगा? तो कहिएगा ये छोटा भी हो सकता है। क्या होगा? छोटा, बड़ा और बराबर भी हो सकता है। क्या होगा? बराबर होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? तो स्थिति पे, वस्तु की स्थिति पे डिपेंड करता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सीधा, है ना, हमेशा सीधा होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है? कहता नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है ना? तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है? छोटा होता है। तो सी लगाइएगा उत्तर इसका, है ना, इसका उत्तर सी लगा लीजिएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका उत्तर करिए। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में कौन सा रोग हो जाता है? देखिए हमने क्या बोला था आपको, जो नहीं दिखेगा ना, सॉरी जो दिखेगा ना वही उसको में रोग हो जाएगा। तो जो दिख रहा होगा, देखिए निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, यानी कि दूर की वस्तु दिख रहा होगा, है ना, और दूर की वस्तु दिख रहा है तो कौन सा दोष हुआ होगा उसे? तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगर जो पूछेगा आपसे ये दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछेगा आपसे, तो क्या कहिएगा? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करिएगा? तो उत्तल लेंस का। और यहाँ पे अगर जो बात करें आपसे निकट दृष्टि दोष के लिए, तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस कहते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, है ना, अपसारी लेंस कहते हैं। किसको? उत्तल लेंस को। इसको कहेंगे उत्तल लेंस को, और इसको क्या कहेंगे? तो कहिएगा अभिसारी लेंस कहते हैं। एक मिनट उल्टा हो गया। इसको क्या अपसारी किसको कहते हैं? तो कहिएगा इसको कहा जाता है, तो अवतल को कहा जाता है। इसे कहा जाता है अवतल को। अवतल को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऐसे पूछेगा अभिसारी लेंस, ऑप्शन में ऐसे रहेगा, है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना। चलिए करिएगा।
कहता है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है उसका, है ना, ये पूछा गया है आपसे, करिएगा उत्तर। कहता है अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, अपसारी लेंस या फिर अभिसारी लेंस, है ना। तो अगर जो बात करें जो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति की, तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है उसे ठीक करने के लिए, है ना। किस लेंस का, तो बाइफोकल लेंस का, उत्तर बी हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, जरा दूरदर्शिता कैसे हो जाता है, तो ये उम्र बढ़ने के कारण जो है सिलियरी मांसपेशियां अपना जो है लचीलापन खो देती है ना, लचीलापन खो देती है, जिससे जरा दूरदर्शिता हो जाता है और दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों नहीं दिखने लगती। अगर जो चश्मे की बात करें, अगर जो ये लेंस है ना, अगर जो लेंस की फिगर की बात करें, तो लेंस अगर जो ऐसा है तो ऊपर में कौन सा लेंस होगा, है ना, ऊपर में अवतल लेंस, कौन सा, अवतल लेंस होगा, और नीचे में कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, आइए 36 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु, है ना, निकट तथा दूर बिंदु क्या होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए निकट बिंदु और दूर बिंदु, क्या पूछा गया, निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः पूछा गया है ना। तो निकट बिंदु की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, निकट बिंदु की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक के नजदीक वस्तु को देख सकता है, उससे कम ज्यादा कम कीजिएगा तो नहीं देख पाएगा। अनंत की वस्तु की बात करें, यानी कि दूर की वस्तु अनंत तक देख सकता है ना, इसका लिमिट नहीं है। अगर जो यहाँ पे स्वस्थ मानव की बात कर, स्वस्थ मानव नेत्र की बात कर रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, है ना, डी उत्तर हो जाएगा, डी लगाइएगा उत्तर आप। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। कहता विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है ना। तो अगर जो विद्युत बल्ब की बात करें तो उसका फिलामेंट जो है किसका बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। और टंगस्टन जो है मिश्र धातु है किसका किसका, तो निकेल, लोहा और किसका, तो कहिएगा कॉपर, है ना। इन तीनों का मिश्रण है और उसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया वो ना करे, इसलिए उसमें क्या डाला जाता है, तो निष्क्रिय गैस डाला जाता है। निष्क्रिय गैस के स्थान पे कौन कौन से गैस डाला जाता है, तो कहिएगा नाइट्रोजन और आर्गन, है ना, आर्गन, ये दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कौन सा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक की बात किया है, करिएगा इसका उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो कहिएगा टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। क्या होगा, टेस्ला। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। कहता है विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है ना, विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा है यहाँ, है ना। चलिएगा करिएगा इसका उत्तर। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर वाट होता है, तो वाट होता है ना। विद्युत शक्ति की बात किया है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, इसे आप सभी जो है कमेंट में इसका उत्तर कर दीजिएगा। क्या कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो लोहा का, टंगस्टन का या फिर तांबा का या फिर सोना का। उत्तर आप इसका कमेंट में कर दीजिएगा, है ना, कमेंट में कर दीजिएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इसे जो है शेयर जरूर करिएगा, और शेयर नहीं कर पाइए तो कोई नहीं बात, लेकिन इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जो इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो जाते जाते एक मोटिवेशनल लाइन आपके सभी के लिए। मंजिल रातों की नींद मांगती है, ये कामयाबी पसीने का हर बूंद मांगती है। बैठे बैठे नहीं मिलता किसी को समंदर की मोतियां, किस्मत भी हाथ पैर चलाने का सबूत मांगती है। जय हिंद।